ओके, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले एक दो शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली चाहे मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं, मॉर्फोलॉजी का मतलब अपीयरेंस, फिजिकली हम क्या देख पा रहे हैं, और जब मैं बात करता हूँ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि हम देख नहीं पाते हैं सेलुलर लेवल पर। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ना है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट जैसे ही शब्द आ रहा है, मतलब आपको किसके बारे में पढ़ना है? एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एंजियोस्पर्म। यहाँ तक की बात तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं अच्छी बात पे। इसका मतलब क्या है, चाहे मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ रहा हूँ चाहे मैं एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं प्लांट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? प्लांट के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। चलिए, कुछ टर्म हैं जैसे कि सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए। एक टर्म है और इस टर्म का मतलब है रिडक्शनिस्ट। देखिए, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी लिखो, मतलब के लिए ही पढ़ा रहे हैं, लिखो तो पहले। अच्छा नहीं, मुझे लगा आप किसी चीज़ का मतलब। हाँ लिखिए, मैं मतलब ही लिखवा रहा हूँ। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में देयर विल बी डिस्क्रिप्शन of life forms and their structure. Okay, this will helpful in farming research in physiology or evolutionary biology. Okay, the point is structural organization in, जब हम इसकी बात करते हैं तो लिखिए इंक्लूड structural basis of physiological or behavioral
phenomena is described. अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं दो चीज़ों की। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम किसी किसी बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपीयरेंस, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल, और मॉर्फो का मतलब जो भी चीज़ हम बाहर से देख सकें। चाहो तो लिख लो, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल, और इसका मतलब होता है इंटरनल। मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा है, राइट? ओके, शैल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए। एक साहिबा थी जिनका नाम था कैथरीन इसाव। चैप्टर को पढ़ने के, हालांकि कैथरीन मैम का डिस्क्रिप्शन यहाँ बहुत रोल नहीं है, एनाटॉमी में है, बट हमें लिख लेना चाहिए क्योंकि हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें सब आना चाहिए, राइट? तो एक साहिबा थी जिनका नाम था कैथरीन इसाव। एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था, ये कहाँ की रहने वाली थी? यूक्रेन की। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो करली टॉप वायरस के ऊपर स्टडी कर रही थी। इनको कहा जाता है शी वाज एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लिखो 1898 से 1997 एसाव। ठीक है, और कहाँ की थी? तो कहेंगे सर यूक्रेन। इनके बारे में एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इनका इन्होंने एक जो है एक पब्लिश किया था एक आर्टिकल। शी पब्लिश्ड आर्टिकल ओवर करली टॉप वायरस that is spread through a plant via phloem। फ्लोएम कैसा टिश्यू है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। ठीक है, इनको क्या कहा गया? शी वाज स्टडिंग ओवर एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट and she was elected to the National Academy of Science Award and was elected for National Academy
of sciences काफी सुंदर नहीं लग रहा लग रहा है ना? हाँ, ऐसे ही आप लोग भी लिखा करिए। थर्ड वाला पॉइंट एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, मतलब ये किस पर स्टडी कर रही थी? सीड प्लांट की एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्या बता रहे हैं, इसको रिवाइज करिएगा जा करके, लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, जा करके इत्मीनान से पढ़िएगा। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं प्लांट के, ठीक है। साइंसेज अवार्ड, ठीक है। अब बात आती है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट का क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दोनों ही फीचर के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम स्ट्रक्चरल इट इंक्लूड स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फिनोमेना, मतलब लाइट पड़ी तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो क्या हो गया, क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी फिजियोलॉजी पर इस चीज़ का, इस इन्वायरमेंटल कंडीशन का क्या असर होगा। और इसके बाद कैथरीन नेसाउ साहब थी, इन्होंने जो है ये पढ़ रही, ये 1898 से 1997 जो है इनका बर्थ डेट टू जो है इनका लाइफ स्पैन रहा है। और ये थी कहाँ से, तो यूक्रेन, पढ़ने जर्मनी गई थी। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में की स्टडी करने के लिए रशिया और जर्मनी भी जा चुकी है। आपके काम की सिर्फ इतनी चीज़ है, इनके बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि कैथरीन नेसाउ कहाँ की थी, यूक्रेन की। और एक बार क्वेश्चन आया कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट की स्टडी किसने, तो क्या नाम था, कैथरीन नेसाउ। बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अपीयरेंस के ऊपर बात हो रही है। देख रहे हो, इसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहा है कि कितनी पत्तियाँ हैं, क्या कैसे है, देखो ऐसा देख रहा है, हाँ? तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। लिखा है इट इज द स्टडी, तो ऐसे लिखो स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसी को हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। राइट, लिखो एंजियोस्पर्म्स shows a large diversity in morphology या external structures and are characterized by angiosperms are characterized by presence of roots, stem, leaves, flower and fruits, ठीक है।
एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? फ्लावर। और सीड नेकेड होगी कि नहीं? नहीं, ठीक है, सीड कोट प्रेजेंट होगा। तो अब हम इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी या दूसरे कैरेक्टर की बेसिस पर। एक साहब थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। लिखो, हेडिंग डालो थियोफ्रेस्टस, और इन साहब के बारे में लिखो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, अब लिखा है कि इन्होंने his two surviving botanical works are Inquiry into Plants, एक इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम, और दूसरा था कि एंड ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट, दैट इज कॉजा प्लांटरम। इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आपको दो बातें लिखना है, थियोफ्रेस्टस आर फादर ऑफ बॉटनी। अब बात आ रही है, लिखा है थियोफ्रेस्टस साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स में वो किस पर बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर। और कॉजेज ऑफ प्लांट मतलब जो इन्होंने बुक लिखी थी उसमें क्या लिख दिया था इन्होंने? ही गेव एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कैटेगरी। देखो कैटेगराइजेशन हो गया, कैटेगरी किस वजह से बनेगी? फीचर्स की वजह से, ठीक है। और वो फीचर कैसे देख रहे हैं? मॉर्फोलॉजी, कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। चलिए, अभी हमने यही बात पढ़ी थी कि हमको देखते हैं कि हायर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत वैरायटी है, और स्पेशली हायर प्लांट में हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इन्हीं को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और इनके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लाइक स्टेम, रूट, लीव, फ्लावर, फ्रूट, और ये इनकी एक्सटर्नल तो इनकी हमें क्या देखने को मिलता है? कई तरीके के फूल देखने वाले पौधे देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब हमको भी दे शो ग्रेट लार्ज डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, राइट। रूट में बहुत अलग अलग तरीके की रूट हैं, शूट में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, दैट इज स्टेम मॉडिफिकेशन, लीव्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, राइट, शूट मॉडिफिकेशन कहते हैं, फ्लावर्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, फ्रूट्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, मतलब इसमें, और इन्हीं की वजह से ये अलग अलग कैटेगरी में रखे गए। ठीक है, चलो देखो, एक बात लिखी हुई है और एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा है कि ये मॉडिफिकेशन हुए क्यों, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, मॉडिफिकेशन या डाइवर्सिटी के पीछे का कारण क्या है? तो कारण है इन्वायरमेंट कंडीशंस, जैसे कि क्लाइंबिंग करना है, ठीक है, तो उसको अपने लीफ में मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि कुछ लीफ जो है वो दीवारों को ग्रैस्प करेंगी, पकड़ेंगी, तभी तो ऊपर चढ़ेगा पेड़। प्रीडेटर से अपने आप को बचाना है तो कुछ लीफ, कुछ स्टेम में मॉडिफिकेशन होगा और थॉर्न बनेंगे। ट्रांसपिरेशन लॉस से प्लांट को अपने आप को बचाना है, गर्म जगह पे, एरिड रीजन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी एक चैलेंज हो जाएगा, प्लांट के पास पानी ही नहीं है, वो पानी ख़त्म तो कहानी ख़त्म। तो उस कहानी ख़त्म होने से पहले उसको पानी बचाना है, तो उसने अपनी लीफ का में मॉडिफिकेशन किया, लीफ उसकी स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, पल्वेनस हो गई,
मेरी बात को समझ रहे हैं, इस चैप्टर की बात को समझ रहे हैं, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है कि ये सारे मॉडिफिकेशन के पीछे क्या कारण है। तो कभी अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाने के लिए, कभी अपने आप को इन्वायरमेंटल बदलते हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन करना है। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलो, अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज अंडरग्राउंड पोर्शन। तो ये क्या बना रहा है, तो अंडरग्राउंड पोर्शन में क्या आ रही है, तो कहीं से जनरली रूट आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ रूट हो, शूट भी होता है। और बाकी का पोर्शन क्या बनाएगा, तो लिखिए शूट सिस्टम। ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड लीव्स भी होती हैं। अनियन लीफ मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने जाएंगे रूट के बारे में। देखो क्या लिखा है कि ये बहुत सारे एडाप्टेशन लिखा है। फॉर ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर प्लांट वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट। वही वेरिएशन हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। फाउंड एज अडाप्टेशन, देखो ये जो वेरिएशन है ये किस लिए है, ताकि उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लांट अपने आप को एडाप्ट कर सके, राइट, टू द प्लांट टू देयर एनवायरमेंट। लिखो वेरिएशंस का रीज़न क्या है, टू अडॉप्ट इन वेरियस हैबिटेट या एनवायरनमेंट, एक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, प्रोटेक्शन या डिफेंस फ्रॉम प्रेडेटर्स। तीसरा क्या है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब फूड स्टोरेज। क्या है, फूड स्टोर करना। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्लाइंबिंग हो सकता है। हाँ, तो वही वो हैबिटेट में आ गया। पढ़े आगे, देखिएगा पानी की बोतल लेके आओ। हाँ, पानी लो। उसके बाद जो आपने शायद हाँ, चलें आगे बढ़े। चलिए
दिख रहा है आपको? ये एक मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है, मस्टर्ड का पेड़ है। और यहाँ पर आपको रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है और शूट सिस्टम देखने को मिल रहा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है कि जो फ्लावर हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स हैं। जब मैं एंजियोस्पर्म की बात करता हूँ तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, और रूट हो, शूट हो या लीव हो, दे आर वेजिटेटिव पार्ट। और जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो लिखिए, केवल एक पॉइंट आपके काम का है। फ्लावरिंग प्लांट्स में दो पार्ट, एक है आपका वेजिटेटिव पार्ट, और वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है? रूट, स्टेम, लीव्स। और दूसरा है दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें आता है फ्रूट और फ्लावर। फ्रूट और फ्लावर। ओके, आगे बढ़ जाएं। जनरली अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूट के बारे में। लिखिए, रूट। रूट में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। केवल काम की चीज़ें। दूसरा पॉइंट लिखिए, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, मतलब ज़मीन की तरफ जाएगी। और शूट क्या होता है? फोटोट्रॉपिक, जहाँ लाइट होगी वहाँ जाएगा। चलिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम सबसे पहले, अच्छा, एंजियोस्पर्म ऐसे जानिए। लिखिए, एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म में दो लिखिए, एक होता है मोनोकॉट्स और एक होते हैं डाइकॉट्स। क्या? डाइकॉटिलिडन। एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट प्लांट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट है वो डायरेक्टली कहाँ से बनती है? रेडिकल से। कहाँ से? रेडिकल। और तो जो भी रूट रेडिकल से बनेगी वो कहलाएगी टैप रूट। क्या कहलाएगी? टैप रूट। और अदर देन रेडिकल से बनती है तो फाइब्रस रूट। किस में होगी? मोनोकॉट। मोनोकॉट में जैसे आप गेहूं के पौधे को देखिए, तो गेहूं का पौधा जब छोटा होता है तब इसमें सिर्फ एक रूट होती है, लेकिन गेहूं का पौधा जब बड़ा होता है तो उसमें बहुत रूट्स होती हैं। अगर छोटे से गेहूं के पौधे को देखोगे तो एक ऐसी रूट होगी, लेकिन कि बड़ा सा गेहूं का पौधा, ऐसी पत्ते लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, इनके पास ऐसी रूट होती है। इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं?
और ये मैं मोनोकॉट की बात कर रहा हूँ। जब मैं डाइकॉट की बात करूँगा, इनके पास एक मेन रूट होती है और इसी से निकली हुई कई सारी एडिशनल रूट्स होती हैं। ये होती है आपका टैप रूट, और ये कहाँ से बन रहा है? तो रेडिकल से बन रहा है। दिस इज डाइकॉट। बात समझ में आ गई? चलो, फाइब्रस, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होती है और डाइकॉट में टैप रूट होती है। चलो, अब रूट के बारे में जितने पॉइंट्स बोलूँ सिर्फ उतना लिखिए। लिखिए, जनरली ब्राउन और नॉन ग्रीन इन कलर। जनरली ब्राउन और नॉन ग्रीन। कह रहे सर आज राइटिंग अच्छी लग रही है आपकी, है? जनरली मतलब रोज मैं गंदा लिखता हूँ। जनरली ब्राउन और नॉन ग्रीन इन कलर। अब बात आती है, लिखो इन डाइकॉट, इन डाइकॉट plants, in dicot plants there will be direct elongation. There will be direct elongation of radical leads to primary root formation. So it is positively geotropic, then so they grow inside soil. Grow inside soil. अब जनरली कैसा होगा? तो कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा ज़्यादातर रूट जमीन पर सीधे जाना चाहती है ना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे की। लिखिए, अच्छा टैप रूट तो नहीं बताया ना, प्राइमरी रूट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर लिखिए ऐसे, कहाँ बनाऊँ? यहाँ बनाता हूँ। This is मेन रूट, या हमने इसी को क्या बोला? प्राइमरी रूट। अगर ये मेन रूट टूट गई
अगर ये मेन रूट टूट गई तो पौधा लगेगा नहीं। अगर ये यहीं से टूट गई तो पौधा नहीं लगेगा। किसी के यहाँ से चोरी करो तो चोरी करते समय, हाँ लोग पौधे चुराते हैं, बचपन में चुराया भी होगा आप लोग ने, गार्डन वार्डन से, किसी के घर से। पौधा चुराते समय अगर वो पौधा डाइकॉट है, जिसमें एक ऐसी लंबी सी रूट है, अगर चुराते समय वो पौधा की रूट ब्रेक हो जाए तो पौधा वहीं छोड़ देना। क्या? फिर उसको लाने का कोई मतलब नहीं है, 1 हफ्ता दिखेगा फिर मर जाएगा वो। क्यों मर जाएगा? क्योंकि ये जो प्राइमरी रूट है यहीं पर है रूट कैप, और रूट कैप के पास में ही मेरिस्टेमेटिक जोन है, और यही मेरिस्टेमेटिक जोन में नई रूट बनाने की सेल है। तो वो जो साइड की लेटरल रूट्स हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स हैं, ये कुछ दिन तक सपोर्ट करेंगी, फिर ये भी मर जाएंगी क्योंकि इनका भी टाइम है, और नई रूट बनेगी नहीं, क्योंकि आपने क्या तोड़ दिया, नीचे का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पार्ट ऑफ द रूट, तो नहीं बनेगी नहीं और पेड़ मर जाएगा। तो चोरी करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। हाँ, टूटने लगे कह रहा आंटी आपका पेड़ है, रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहीं से ऐसे बनाइए। इनको कहेंगे लेटरल रूट। क्या कहेंगे? लेटरल रूट। ये क्या है? दीज आर द ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट्स। So referred as secondary या tertiary roots। This primary root will grow inside soil and bear lateral root। तो इस तरीके के रूट सिस्टम को क्या कहेंगे? इस तरीके को कहेंगे टैप रूट सिस्टम। तो डाइकॉट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? टैप रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैनियन ट्री है, ठीक है, मतलब जितने भी आपको डाइकॉट प्लांट दिखे, मैंगो ट्री है, राइट। एग्जाम्पल लिखो मस्टर्ड, mustard plant, mango tree, etc. Right?
ठीक है। चलें, अब ये तो हमने सिर्फ डाइकॉट के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोकॉट्स के बारे में। देखा, पढ़ा दिया ना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ रूट सिस्टम। अब टाइप ऑफ रूट सिस्टम पढ़ने से पहले टैप रूट तो मैंने पढ़ा ही दिया, फाइब्रस वाला भी पढ़ लो, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। लिखो लिखो, इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है। शुरू में टैप रूट आया था ना, या प्राइमरी रूट था ना, जैसा कि मैंने आपको बोला था वीट। तो लिखो प्राइमरी रूट इज short lived. Primary root is short lived and replaced by large number of roots. अब बात आती है, these roots are originate from base of stem and constitute fibrous root system. तो मोनोकॉट प्लांट्स में हमें कौन सा रूट सिस्टम देखने को मिलता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, डन। चलिए लिखिए एग्जाम्पल।
wheat plant. ओके चलो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया रूट सिस्टम के बारे में, छोटा सा मोनोकॉट और डाइकॉट एंजियोस्पर्म के बारे में। रूट सिस्टम 3 तरीके का होता है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मतलब बेस ऑफ स्टेम रेडिकल की जगह किसी और जगह से बन रही है, ठीक है, बर्ड्स की मदद से, नोड्स, तो वहाँ कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। पढ़ाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? देखिए टाइप ऑफ रूट सिस्टम, लिखिए टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मुझे लगता है कि मैंने पहला और दूसरा तो आपको पढ़ा दिया है, तो अपन तीसरा ही पढ़ेंगे फिर। नोट करिए, टाइप ऑफ रूट सिस्टम, नंबर 1 टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। हाँ, पानी रहे थे आप। मज़ा आ रही है? समझ आ रहा है? मज़ा नहीं आ रही है? चलें आगे बढ़ें। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जल्दी, मेक इट फास्ट। क्या मैंने आपको टैप रूट सिस्टम पूरा पढ़ा दिया? रेडिकल से बनता है, ठीक है, मेन एक्सिस को टैप रूट कहते हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं। एक बात लिखा है, एक बात लिखी हुई है, एक्रोपिटल मैनर। ये क्या शब्द होता है? एक्रोपिटल, एक्रीपिटल, बेसीपिटल का मतलब क्या है? एक्रोपिटल का मतलब क्या है? लिखा है फ्रॉम द टैप रूट लेटरल रूट, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? पहला फ्लावर यहाँ आया, दूसरा फ्लावर यहाँ आया, तीसरा फ्लावर यहाँ आया, चौथा फ्लावर यहाँ आया और ये पेड़ बढ़ता गया। बेसीपिटल का मतलब क्या है? पहला ही फ्लावर यहाँ आ गया तो दूसरा कहाँ आएगा? यहाँ, डहेलिया में देखने को मिलता है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर हाइट बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से रूट नहीं बढ़ेगी बेसीपिटल मैनर में। समझ में आया? तो लिखा है टैप रूट, लेटरल रूट, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, quaternary root are produced obliquely in acropital manner. यहाँ लिख लो, मैं बता रहा हूँ कहाँ लिखो। यहाँ लिखो, रुकिए मैं अपना यहाँ लिखिए, लिखिए अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर। अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर, ठीक है? हाँ या ना?
देखो लेटरल रूट्स बियर रूट हेयर्स। ठीक है बेटा, बहुत कम पढ़ाया आपको। अभी से क्यों, कितना बज रहा? अभी 7 भी नहीं बजा है। चलो पढ़ो। रूट हेयर्स, अरे लिखो लेटरल रूट, जहाँ लिखा था बियर रूट हेयर, कुछ नहीं और कुछ नहीं। हाँ अब देखिए फाइब्रस रूट पढ़ो। फाइब्रस रूट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोकॉट में पाया जाता है, शॉर्ट लिव्ड होती है प्राइमरी रूट और रिप्लेस बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट। लिखा है कि द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। मैंने आपको पढ़ाया था वीट, इसका बहुत ही अच्छा सुनहरा एग्जाम्पल था। जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ाया नहीं बच्चों, आप लोग समझिए बात को। हेडिंग डालिए एडवेंटिशियस रूट, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइटिकम, बस ट्राइटिकम लिखो, तुम्हारे काम में ट्राइटिकम नहीं है। लिखो एडवेंटिशियस रूट। ठीक है चलिए, अब इसमें देखिए जो जो चीज़ें बोलूँगा सिर्फ उतना लिखना है। लिखा हुआ है अराइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। चलो मैं ही लिखवा देता हूँ, लिखो arises from other than radical। अगर रेडिकल के अलावा कहीं से भी बन रहा है तो कहाँ से बनेगा? तो कहेंगे सर जो एडवेंटिशियस बर्ड है, कौन है? एडवेंटिशियस बर्ड है, वही जो है अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे और क्या कर बनाएंगे? एडवेंटिशियस रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि इनका मेन काम क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है। आप लोगों ने कभी बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिनकी जड़ें हवा में हैं, जैसे स्टेम में हवा है, जैसे एकेशिया का देखा होगा, बहुत सारे पेड़ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। हाँ हवा में जड़ें हैं, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं मनी प्लांट, मनी प्लांट में है ना। चलिए बैनियन ट्री में देखिए, दिख रही है ये जड़ें हवा में हैं, और कहाँ से आई हैं? स्टेम से निकल रही हैं। चलो यहाँ लिखो, सबसे पहली बात लिखो एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिख लो। लिखो फंक्शन में लिखवा रहा हूँ अगले पॉइंट में, इनका एग्जाम्पल लिखो। लिखो ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बैनियन ट्री। लिखो तो फिर से खाते हैं, दिख रहा है ये हैं, ये एडवेंटिशियस रूट, राइट। लिखो यहाँ, लिखो यहाँ, लिखो मेन फंक्शन। अब एक ही रूट के क्या, हर रूट का ही एक फंक्शन कॉमन है, तो सबके लिए लिखेंगे हम लोग। लिखो फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। सबसे पहली बात आती है मेन फंक्शन क्या है। जैसे आपकी मम्मी कहती हैं आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। लेकिन क्या सिर्फ आपको पढ़ने ही देते हैं कि आपसे काम भी करवाते हैं? आप पर अत्याचार करते हैं, मारते वारते हैं, अपना गुस्सा निकाल लेते हैं?
ठीक है, आपको सुधार के रखते हैं। तो जनरली 2 फंक्शन है, लेकिन हम हमेशा मेन फंक्शन की बात करते हैं। मेरे घर वाले कहते हैं तुमसे कभी कुछ काम नहीं कराए, कभी कुछ नहीं कराए। हाँ, तो ऐसे ही मेन फंक्शन क्या है? दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ water and mineral from soil. दूसरा मेन काम प्रॉपर एनकरेज, मतलब भैया तुमको पेड़ को जो है एंकर करके मिट्टी से बांध के रखना है, ठीक है। तीसरा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल and the very important, these are the main function, right? Synthesis of plant growth regulators, that is PGRs। क्या होते हैं? हॉर्मोन्स, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, सुना है ना ये सब शब्द? प्लांट ग्रोथ हार्मोन सुना है कि नहीं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजन्स ऑफ रूट पढ़ेंगे और रूट मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट बचा है तो चलो तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है, खड़ी हो जाओ। तुमसे एक सवाल पूछ लेते हैं, नहीं बताओगी? चलो कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। समझ आया? चलो, थैंक यू।